बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम. Hopefully students you will be fine and enjoying good health in your home. Now this lecture consists of the short summary on curvilinear coordinates. Before starting this summary, first of all, I explain what is Euclidean geometry. What is Euclidean geometry? Students, Euclidean geometry. Euclidean geometry. First of all, understand the definition of Euclidean geometry. What is Euclidean geometry? Euclidean geometry is a mathematical system which is attributed to Alexander Greek mathematician Euclid, that is described in the book of Alexander named Textbook on Geometry. The elements. Students, जो यूक्लिडियन ज्योमेट्री था, जो यूक्लिडियन ज्योमेट्री हमारे पास ये बेसिकली एक ग्रीक मैथमेटिशियन था अलेक्जेंडर. उसने अपनी बुक अलेक्जेंडर जो उसकी टेक्स्ट बुक थी ज्योमेट्री की, उसमें उसने कुछ एलिमेंट्स को डिफाइन किया बिफोर स्टार्टिंग द बुक. तो उसमें उसने बताया कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है, मतलब ज्योमेट्री के अंदर अगर हम कहते हैं ये पॉइंट है, ठीक है, तो इस पॉइंट का उसने बता दिया कि देयर इट हैज़ नो मैग्नीट्यूड. मीन जब कभी भी हमारे पास पॉइंट आएगा तो हम समझेंगे कि नो मैग्नीट्यूड, ठीक है. इसी तरह से उसने डिफाइन किया कि जो लाइन होती है, सिंपली लाइन जो होती है, इसकी नो ब्रीड्थ होती है, ठीक है. जब भी स्टूडेंट्स हम यूक्लिडियन ज्योमेट्री को पढ़ेंगे या नॉर्मली जो हमने प्रीवियस क्लासेस में ये जो 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर आपने जो ज्योमेट्री पढ़ी है वो सारी की सारी यूक्लिडियन ज्योमेट्री पढ़ी हुई है आपने, जिसमें आप अगर 9th क्लास में देखें पंजाब टेक्स्ट बुक की बुक के अंदर, तो जितने भी चैप्टर्स आपके थे ज्योमेट्री के, वो सारे के सारे यूक्लिडियन ज्योमेट्री पे बेस करते थे. इसी तरह 10th में थे और फर्स्ट ईयर में जाके इसी तरह फर्स्ट ईयर में जो आपके सेकंड ईयर में आपका जो चैप्टर नंबर था 4, ठीक है, उसमें जो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया गया, ठीक है, जो वहाँ पे रेशो फार्मूले यूज़ किए, मतलब पूरे का पूरा चैप्टर जो था वो यूक्लिडियन ज्योमेट्री पे बेस करता है, ठीक है. मीन उसको बोलते हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री जो थी, वो सारी की सारी यूक्लिडियन ज्योमेट्री पे बेस करती है. तो स्टूडेंट्स उस ज्योमेट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज थी वो पहले डिफाइन करना ज़रूरी थी. तो यूक्लिडियन ने जो है वो बताया, सिंपली उसने अपनी बुक लिखने से पहले बता दिया कि जो पॉइंट होगा किसी भी जगह पे, अगर ज्योमेट्री के अंदर पॉइंट आए, इट हैज़ नो मैग्नीट्यूड, ठीक है. अगर वो कहता है लाइन है तो इसकी कोई ब्रीड्थ नहीं होती, मतलब कोई चौड़ाई नहीं होती. इसी तरह उसने कहा दी एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स. मतलब वो कहता है कि अगर लाइन का देखें हम, जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, मतलब इधर से एक्सट्रीम पॉइंट ये, इधर से एक्सट्रीम पॉइंट ये, तो वो कहता है जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे वो भी बेसिकली एक पॉइंट ही होंगे. मतलब लाइन जो एंड होगी वो एक्सट्रीम पॉइंट पे, वो पॉइंट्स पे ही एंड होगी, मतलब उनके जो लास्ट नंबर होंगे लाइन के वो पॉइंट्स होंगे, ठीक है. ये चीज़ उसने डिफाइन की पहले. इसी तरह वो कहता है कि अ स्ट्रेट लाइन इज दैट विच लाइज इवनली बिटवीन इट्स एक्सट्रीम पॉइंट्स, ठीक है. उसने कहा कि हमारे पास अगर कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन देखें हम, तो वो कोई भी दो पॉइंट्स के दरमियान होती हैं. वो कौन से दो पॉइंट्स के दरमियान होती है? जो एक्सट्रीम पोजीशन पे दो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है. तो इसी तरह उसने और बहुत सारी जो है वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो कि एनालिटिकल ज्योमेट्री में यूज होती थी वो उसने सारी की सारी डिफाइन की. अब उसको हम जो है वो बेटा यूक्लिडियन ज्योमेट्री कहते हैं.
तो आप अक्सर जगह पे या नेक्स्ट क्लासेस में भी आप जो है वो देखोगे इस मैसेज में भी कि यूक्लिडियन ज्योमेट्री का वर्ड लिखा होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि यूक्लिडियन ज्योमेट्री स्टूडेंट्स क्या होती है। यूक्लिडियन ज्योमेट्री बेसिकली ये वो ज्योमेट्री है जो कि ग्रीक मैथमेटिशियन अलेक्जेंडर, ठीक है, उसने अपनी बुक जो है, टेक्स्ट बुक जो ज्योमेट्री की थी, वहां पे कुछ एलिमेंट्स उसने डिफाइन किए, वो जिनमें से चंद एक मैंने एलिमेंट्स आपको बता दिए कि ये चीजें अंडरस्टूड हैं यूक्लिडियन ज्योमेट्री में जब हम उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म आती है यूक्लिडियन स्पेस। किसको बोलेंगे? अब यूक्लिडियन स्पेस सिंपली है बेटा कि जिसमें ये सारी टर्मिनोलॉजीज, अब ये यूक्लिडियन ज्योमेट्री की सारी टर्मिनोलॉजीज यूक्लिडियन स्पेस में यूज होंगी। तो हम कह सकते हैं इन यूक्लिडियन इन ज्योमेट्री a 2 or 3 dimensional space in which the axioms and postulates of the geometry, Euclidean geometry applies। मतलब कहना कि मतलब है कि axioms and students postulates of Euclidean geometry अप्लाई। अब स्टूडेंट्स वर्ड एक्सियम का मीनिंग क्या होता है? बेटा एक्सियम सिंपली हम उसको बोलते हैं कि मतलब जिसको प्रूफ करने के लिए हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि सूरज जब निकलता है तो उसकी रोशनी होती है, तो अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि जब सूरज निकलेगा तो उसकी रोशनी होगी। ठीक है ना, तो ये एक्सियम का मीनिंग है। इसी तरह पॉस्टुलेट बेसिकली मफरूजे को कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी एक्सियम्स और पॉस्टुलेट यूक्लिडियन ज्योमेट्री में अप्लाई होते हैं वो सारे के सारे हम यूक्लिडियन स्पेस में स्टडी करेंगे। ठीक है, मतलब इसी तरह हम कह सकते हैं कि इन डिटेल अगर हम इसको देखें कि जितने भी हम लगाते हैं, जैसे हम कहते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला है, 2 पॉइंट्स पे लगाते हैं, 3 पॉइंट्स पे लगाते हैं, स्पेस के अंदर करते हैं वर्किंग, डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं तो 3 पॉइंट्स होंगे, 2 पॉइंट्स भी हो सकते हैं। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ 2 डायमेंशनल में, तो वहाँ पे जो है वो 2 पॉइंट्स यूज होंगे, तो वहाँ पे 2 पॉइंट्स डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। मतलब 2 पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला हो गया या 3 पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला हो गया। तो स्टूडेंट्स वो सारे के सारे यूक्लिडियन स्पेस में स्टडी होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से अब जो हम बात पढ़ रहे हैं, शॉर्ट समरी देखने लगे थे अपनी कि कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स की, तो वहां पे एक टर्मिनोलॉजी आ रही थी यूक्लिडियन स्पेस की, तो उस वजह से मैंने आपको बताना समझा कि आपको ये पता होना चाहिए कि यूक्लिडियन स्पेस किसको कहते हैं। बहुत आसान है, सिंपली आप आसान वर्ड्स में कह सकते हैं यूक्लिडियन स्पेस किसको बोलते हैं। कि आप बोलोगे कि जो यूक्लिडियन ज्योमेट्री है इसके एक्सियम्स और पोस्टुलेट को हम यूक्लिडियन स्पेस में स्टडी करते हैं। अब यूक्लिडियन ज्योमेट्री क्या है? यूक्लिडियन ज्योमेट्री बेसिकली जो अलेक्जेंडर था, उसकी अलेक्जेंडर ग्रीक मैथमेटिशियन था, उसकी बुक थी टेक्स्ट बुक ज्योमेट्री की। तो वहाँ पे उसने कुछ बेसिक एलिमेंट्स डिफाइन किए हुए थे, जैसे पॉइंट्स बता दिया, पॉइंट बता दिया, लाइन बता दी, या ठीक है, तो उनके बारे में उसने कुछ चीज़ें डिफाइन की हुई थी। तो उन चीज़ों को हम फिर जो है वो यूक्लिडियन ज्योमेट्री कहते हैं। मतलब इस तरह की जो एलिमेंट्स थे उनको जो स्टडी करते हैं वो यूक्लिडियन ज्योमेट्री में स्टडी करते हैं। इन ज्योमेट्री कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स are a coordinate system for Euclidean space in which the coordinate lines may be curved। तो जो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास यूक्लिडियन स्पेस के अंदर, अब देखो ना कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स हमने पढ़े हैं कि हमने इसके बारे में रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स भी पढ़े हैं, हमने स्टूडेंट्स जो है वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट भी पढ़े हैं, हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट भी पढ़े हैं। ठीक है, तो उनका जर्नल जो है वो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट है। अब ये कर्वीलिनियर जो कोऑर्डिनेट्स हैं स्टूडेंट्स, ये अब स्टडी किस पे करने है, मतलब किन चीजों पे कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स को अप्लाई करना है? वो अंडरस्टूड है कि यूक्लिडियन स्पेस पे अप्लाई करना है ना बेटा। आप जितने भी हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट देख लें बेटा, वो भी बेसिकली यूक्लिडियन स्पेस के अंदर ही से पॉइंट लिए जाते हैं। इसी तरह सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में से देख लें तो उसमें भी जो पॉइंट्स यूज होते हैं वो भी यूक्लिडियन स्पेस में से लिए जाते हैं। इसी तरह स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में देख लें, वो भी पॉइंट्स जो है वो यूक्लिडियन स्पेस में से आते हैं। तो वो ये कह रहा है कि कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं ना, जो यूक्लिडियन स्पेस से आते हैं, इन विच कोऑर्डिनेट लाइंस में बी कर्व्ड। हमने शुरू में पढ़ा था लेक्चर के अपने कि जो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमारे पास उसमें जो लाइंस होती हैं वो हमारे पास कर्व्ड फॉर्म में होंगी। ठीक है, वो लहदा बात है कि रेक्टेंगुलर के अंदर वो स्ट्रेट लाइन हो जाती थी,
ठीक है ना, वो एक स्पेशल केस आ जाएगा उसका। लेकिन जनरल जब बात करेंगे तो हम बोलेंगे कर्व्ड है। These coordinates may be derived for a set of Cartesian coordinates by using the transformation that is locally invertible, a one-to-one map at each point. This means that one can convert a point given in a Cartesian coordinate system to its कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट एंड बैक। वो ये कहता है स्टूडेंट्स सिंपली कि हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास अगर कोई पॉइंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में मौजूद है तो उसको हम कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग दी सूटेबल ट्रांसफॉर्मेशंस। ये हमने पढ़ी हुई है सारी बातें। अगर मैं कर्वीलिनियर की जब बात करता हूं तो इसका मतलब अंडरस्टूड होता है कि वो रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, वो सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, वो स्फेरिकल भी हो सकती है। तो हम ये बात कर रहे हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर कोई हमारे पास पॉइंट है तो उसको अगर हमने सिलेंड्रिकल में ट्रांसफर करना है तो हमारे पास डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ी थी कि x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा एंड z इज इक्वल टू z। इसी तरह हमने स्फेरिकल में ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी थी, तो उनको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इजीली, ठीक है। लेकिन जनरल हम कर्वीलिनियर ही लिखेंगे उसको। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स जो इंपॉर्टेंट समरी में आता है हमारे पास पॉइंट, वो है यूनिट वेक्टर्स इन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि E1 विच इज इक्वल टू पार्शियल R ओवर पार्शियल U1 ओवर पार्शियल R ओवर पार्शियल U1 इट्स मैग्नीट्यूड। अब स्मॉल E1 जो बेटा था हमने पढ़ा था कि टेंजेंट टू द कोऑर्डिनेट कर्व्स। तो स्मॉल E1 जो होता है ना वो टेंजेंट था किसके ऊपर, कोऑर्डिनेट कर्व। वहां पे पॉइंट P लिया था हमने स्पेसिफिक, तो उसके ऊपर E1, E2, स्मॉल E2 और स्मॉल E3 ये सारे शो करते हैं टेंजेंट टू द कोऑर्डिनेट कर्व्स, और उनका फार्मूला ये दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें जो नीचे वाला मैग्नीट्यूड वाला फैक्टर है उसको हम स्मॉल h1 से जो डिनोट करते हैं उसको हम स्केल फैक्टर्स बोलते हैं, और इसी तरह से h2 और h3 भी स्केल फैक्टर होते हैं। तो वहां से हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास फार्मूला आ जाता है E1 H1, ये उधर चला जाएगा E1 H1 और इज इक्वल टू पार्शियल R ओवर पार्शियल U1। ये H1 की वैल्यू यहाँ पुट की हुई है स्टूडेंट्स। सिमिलरली हम जो है वो E2 H2 भी निकाल सकते हैं और E3 H3 भी निकाल सकते हैं। ये मैं सिंपली जो बेसिक जो आपके समरी है इस पूरे चैप्टर की वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो था वो एक कैपिटल E1 था। उसमें बेटा हमने पढ़ा था कैपिटल E1 जो था वो नॉर्मल टू द कोऑर्डिनेट कर्व्स था, ठीक है। जो ऊपर स्मॉल E1 है वो टेंजेंट टू द कोऑर्डिनेट कर्व्स था, और ये नॉर्मल टू द कोऑर्डिनेट कर्व। नॉर्मल मीन वो 90 के एंगल पे था, ठीक है। तो अब उसके लिए फॉर्मूला था नेबुला U1 ओवर नेबुला U1, इसका मैग्नीट्यूड था। अब ये नेबुला U1, ये नेबुला U2 और नेबुला U3 ये बेटा हमारे पास वेक्टर्स थे, ठीक है। ये वेक्टर था, वेक्टर्स थे, और ये किस पे थे, ये पॉइंट P पे परपेंडिकुलर था, ठीक है ना। तो इसी तरह से E2 और E3 भी हमारे पास नॉर्मल थे कोऑर्डिनेट कर्व के ऊपर। बेटा ये तीन फॉर्मूलाज आपने ये भी जहन में रखने हैं, ये समरी में मैं आपको बता रहा था। इसी तरह से बच्चों हमारे पास है ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यहां पे बच्चों हमारे पास ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमारे पास ये दोनों जो नॉर्मल थे और जो टेंजेंट थे, ठीक है, ये दोनों ही हमारे पास सेम हो जाते हैं। लिखा है इन दिस सिस्टम E1, E2, E3 एंड कैपिटल E1, कैपिटल E2, कैपिटल E3 आर सेम। हमारे पास ये तीनों क्या हो जाते हैं, ये मतलब ये भी सिस्टम और ये भी सिस्टम सेम हो जाता है। ये मैंने आपको बोली थी कि जब भी हम ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे तो ये दोनों चीजें आइडेंटिकल हो जाएंगी। अब इनके रिलेशंस आगे हमने पढ़ा था, जिस तरह हमने पढ़ा है बच्चों कि I डॉट I विच इज इक्वल टू J डॉट J विच इज इक्वल टू K डॉट K। इसी तरह से बच्चों ये 1 होता है, और अगर डिफरेंट बात करूं I डॉट J, J डॉट K और K डॉट I, ठीक है, तो बेटा वो 0 होगा। इसी तरह से बच्चों हमने लिखा है E1 डॉट E2, E2 डॉट E3, E3 डॉट E1 वो इक्वल टू 0 होगा। E1 डॉट E1, E2 डॉट E2, E3 डॉट E3 ये 1 के इक्वल होगा। फर्दर मोर इफ द सिस्टम इज राइट हैंडेड देन स्टूडेंट्स हमारे पास जो चीज होगी वो होगी स्मॉल E1 क्रॉस E2। अगर मैं क्लॉकवाइज देखें तो स्मॉल E1 क्रॉस E2 बेटा वो E3 बनेगा हमारे पास। अगर मैं बात करूं E2 क्रॉस E3 बेटा वो E1 बनेगा, और अगर E3 क्रॉस E1 बात करूं तो हमारे पास वो E2 बनेगा। और अगर मैं इनकी जगह तब्दील कर दूं तो मैं वहां पे साथ माइनस का निशान आ जाएगा, ठीक है। ये हमने बातें पढ़ी हुई है प्रीवियस। तो वी कैन राइट वेक्टर A इन ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट इज A वेक्टर विच इज इक्वल टू A1 स्मॉल E1 प्लस A2 स्मॉल E2 प्लस A3 स्मॉल E3। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा एक्सप्रेशन फॉर
arc length, area and volume Jacobian in orthogonal curvilinear rectangular Cartesian cylindrical and spherical polar coordinates। तो ये मैंने सारे के सारे तीनों चीज़ें एक चार्ट की फॉर्म में बना दी हैं ताकि आपको इसको याद करना आसान हो, जब न्यूमेरिकल्स करें तो आपके लिए आसानी हो। तो सिंपली बच्चों आर्क लेंथ पहले हम देखते हैं। तो आर्क लेंथ मैंने लिखा हुआ जो यहाँ पे फॉर ओ सी मीन इसका मतलब होगा ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स, फॉर रेक्टेंगुलर कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स, फॉर सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, फॉर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो ये बेटा आपने नोटेशन ज़हन में रखनी है, ये आपके समझाने के लिए ताकि आपको आसानी हो याद करने के लिए। तो उसके लिए मैंने आपको ये ऐसे लिखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल के डी एस का स्क्वायर विच इज इक्वल टू वो होता है डी आर डॉट डी आर, ठीक है। तो उसके लिए बेटा ये फॉर्मूला है और इसको हम जो इसका आंसर आता था हमने जनरल जो पढ़ा था h1 स्क्वायर डी यू 1 स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर डी यू 2 स्क्वायर प्लस h3 स्क्वायर डी यू 3 स्क्वायर। ये बच्चों हमने बात स्टडी की हुई है। अब इसी तरह से जब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो वहां पे बेटा u1 को हमने x लिखना है, u2 को हमने y लिखना है और u3 को z लिखना है। h1 को 1, h2 1, h3 1, ये सारी चीजें हमने प्रूव की हुई है, सिंपली अब आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ। तो अब बच्चों वही फॉर्मूला डी एस स्क्वायर जो कि डी आर डॉट डी आर वेक्टर के इक्वल होता है। तो बेटा जब इस जर्नल फार्मूले के अंदर इस h1 की जगह पे 1 पुट करें, इस h2 की जगह 1 पुट करें, इस h3 की जगह 1 पुट करें और u1 की जगह पे x लिखें, u2 की जगह पे y लिखें और u3 की जगह z लिखें, तो हमारे पास ये चीज़ बनती है। और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के लिए जो आर्क लेंथ का फार्मूला है डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर। इसी तरह से बेटा सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में u1 होता है r के इक्वल, u2 r थीटा के इक्वल होता है और u3 z के इक्वल होता है। हमने पढ़ा हुआ है ऐसे x y z ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, पॉइंट होता है इसमें r थीटा z, और स्फेरिकल में होता है r थीटा और फाई, ये पॉइंट्स होते हैं। तो इसी तरह हमने लिखा हुआ है u1 r के इक्वल, u2 थीटा के इक्वल और u3 z के इक्वल, लेकिन जनरल में होता है u1 u2 और u3। अच्छा तो बच्चों यहाँ पे h1 1 है, h2 r है और h3 1 है, तो वही फॉर्मूला लिखा तो उसमें हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा डी आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर। इसी तरह से बच्चों इधर बनता है हमारे पास डी आर स्क्वायर प्लस डी आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी फाई स्क्वायर। अब बच्चों इतने ज़्यादा फार्मूले याद नहीं होते, हम सिंपली याद जो रखेंगे फार्मूला वो इसको याद रखेंगे जनरल फार्मूले को, और बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि ये नोटेशन हमारे पास मौजूद है और इसमें एच की वैल्यूज़ जो है वो भी आपने जहन में रखनी है। तो आप ईजिली जब ये फार्मूला लिखोगे तो उसमें वैल्यूज पुट कर सकते हो, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आर्क लेंथ रेक्टेंगुलर के लिए, सिलेंड्रिकल के लिए और स्फेरिकल के लिए क्या बनते हैं। ओके सिंपली मैं बेटा अगेन बता रहा हूँ आपको, सिंपली जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये जर्नल याद रखना है आपने, और बाकी जो है आपके पास h1 h2 h3 रेक्टेंगुलर के लिए, स्फेरिकल के लिए, और सिलेंड्रिकल के लिए आपको याद होने चाहिए और ये पता होना चाहिए ये नोटेशंस क्या होती हैं। तो आप इजीली इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो है एरिया एलिमेंट निकालना है, ठीक है। अब बच्चों है एरिया एलिमेंट। अब एरिया एलिमेंट के लिए स्टूडेंट्स वही बात फिर फॉर ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स, फॉर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट्स और फॉर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो जो फॉर्मूला है DA1 का वो बेटा होता है, अगर A1 मौजूद है यहाँ पे बेटा सिंपली याद रखना है, तो वहाँ पे 1 नहीं आएगा बल्कि 2 और 3 आएगा, H2 H3 DU2 DU3। अब 2 लिखते हैं तो यहाँ पे बेटा 2 नहीं आएगा, मतलब 1 3 आएगा, DU1 और DU3 आएगा। अगर A3 लिखते हैं तो बेटा यहाँ पे 3 नहीं आएगा, मतलब H1 H2 DU1 DU2। और इसी तरह हमारे पास जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे, जो वैल्यूज बताई थी आपको मैंने कि ये जो थी हमारे पास एक्स वाई जेड आर थीटा जेड और आर थीटा फाई, मतलब u1 को x बोलना है, u2 को y बोलना है, u3 को z बोलना है, इसी तरह h1 की वैल्यूज। तो आप बेटा जब इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो आपके पास जो है वो इजीली रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के लिए, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए आप अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से बच्चों वॉल्यूम एलिमेंट के लिए जनरल जो फार्मूला है वो dv इज इक्वल टू h1 h2 h3 और du1 du2 du3। इसी तरह हम जो है वो बाकी चीज़ों को ऑब्टेन कर सकते हैं। याद सिर्फ यही जनरल करना है तो इजीली बाकी आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट है बच्चों जकोबियन के लिए बेटा था h1 h2 h3 और बाकी चीज़ें जो है वो आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आप बाकी इजीली आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। एक्सप्रेशन
अब बेटा ये बताने का मेरा मकसद, ऐसे चार्ट बनाने का मकसद सिंपली यही था कि आप लोगों को पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, या फिर आपको जब एमसीक्यू पेपर में आ जाए, या इसके अलावा आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपको डिस्टर्बेंस ना हो, वहाँ प्रॉब्लम ना हो, आपको जुबानी ये चीजें याद होनी चाहिए ताकि आप इजिली अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सको। अब नेक्स्ट है बच्चों एक्सप्रेशन फॉर ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल एंड लप्लासियन इन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स। तो उसमें बेटा सबसे पहले मैं जनरल लिखता हूँ कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स के बारे में। तो ग्रेडियंट का बेटा जो फॉर्मूला बेटा होगा, पहले सिंपली वैसे आपको बताना चाहिए कि नेबुला का फॉर्मूला होता क्या। बेटा नेबुला जो होता है ना, E1 ओवर H1, E2 ओवर H2, E3 ओवर H3, ये होगा हमारे पास E1 ओवर H1, E2 ओवर H2, E3 ओवर H3, पार्शियल ऑफ पार्शियल U1, पार्शियल ऑफ पार्शियल U2, पार्शियल ऑफ पार्शियल U3, ये नेबुला होता है। अब नेबुला साई क्या होगा, जब इसके साथ साई आएगा तो बेटा सिंपली यहाँ पे साई पेस्ट होता जाएगा, यहाँ पे साई पेस्ट होता जाएगा, बाकी सारे कुछ वही है, देखो ना। अब 1 ओवर H1 हमने लड़ा कर लिया, यहाँ पे साई आ गया और E1 साइड पे लिख दिया, इसी तरह से E2 ये साइड पे लिख दिया, E3 ये साइड पे लिख दिया, बाकी सारा कुछ सेम है। इसी तरह से बच्चों हमारे पास जो था वो डाइवर्जेंस के लिए, फॉर डाइवर्जेंस नेबुला डॉट ए, उसमें क्या होगा 1 ओवर H1, H2 और H3। इसमें अब देखें, अब जब डाइवर्जेंस की बात करेंगे बच्चों और डाइवर्जेंस हो जाए, कर्ल हो जाए या लैप्लासियन हो जाए, ठीक है, तो इसमें बच्चों अपने याद रखनी है बात कि तीनों में बच्चों हमारे पास 1 ओवर H1, H2, H3, 1 ओवर H1, H2, H3, 1 ओवर H1, H2, H3, बेटा ये कॉमन लाजमी आएगा, ये याद रखने के लिए, ठीक है। अब जब डाइवर्जेंस की बात करें तो पार्शियल ऑफ पार्शियल U1, तो इसमें बेटा क्या होगा, पहले A1 आएगा, मतलब जो यहाँ पे होगा उसी का एलिमेंट आएगा A1, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो H आएंगे वो डिफरेंट आएंगे, मतलब 1 के अलावा H2 और H3। इसी तरह से जब हम पार्शियल ऑफ पार्शियल U2 की बात करेंगे तो उसमें वही चीज़ सेम यहाँ पे आएगी, बाकी वो डिफरेंट होंगे। इसी तरह से U3 की बात करेंगे तो वो A3 होगा, बाकी सारे डिफरेंट होंगे, ठीक है। इसी तरह से कर्ल की जब बात करें बेटा तो उसमें भी वही चीज़ सेम है। फिर कर्ल में बेटा H1 E1, H2 E2, H3 E3 आएगा, और पार्शियल ऑफ पार्शियल U1, पार्शियल ऑफ पार्शियल U2, पार्शियल ऑफ पार्शियल U3, और उसमें बच्चों हमारे पास आएगा यहाँ पे A1 H1, A2 H2, A3 H3, मतलब ये जो H लिखे हैं ना यहाँ पे, ये H2 H3, ठीक है बेटा, ये नीचे भी इनके ऐसे ही एज इट इज आएंगे, ओके। लेकिन बाकी आपने याद रख सकते हो कि जैसे हम लिखते थे ना कि जब हम लिखते थे नेबुला क्रॉस ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर, वहाँ लिखते थे हम IJK, ऐसे लिखते थे ना बच्चों, तो हम यहाँ पे लिखते थे नेबुला की वैल्यू पार्शियल ऑफ पार्शियल X, ठीक है, पार्शियल ऑफ पार्शियल Y, पार्शियल ऑफ पार्शियल Z, ठीक है, ऐसे लिखते थे ना, और फिर A वेक्टर लिखते थे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपने इसी सेंस में याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे जर्नल में E1 E2 E3 हमारे पास I J और K का रोल प्ले करते हैं, तो हमने लिख दिया E1 E2 E3 और साथ H1 H2 H3 लिख देना एक्स्ट्रा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी लिख देना, ठीक है। अब ये जो नेबुला का रोल है वो तो वैसे ही आ जाएगा, पार्शियल पार्शियल U1 U2 U3, ठीक है। वहाँ पे XYZ था क्योंकि कार्टेशियन था, यहाँ पे जर्नल है तो U1 U2 U3, और साथ यहाँ पे A के कंपोनेंट आते थे, वहाँ पे A1 A2 और A3, तो यहाँ पे भी ऐसे ही है A1 A2 और ये जनरल, आपको उम्मीद है कि ये भी याद हो गया होगा। इसी तरह से बेटा लप्लासियन जो है वो भी वैसे, ये लप्लासियन में बेटा नेबुला स्क्वायर साई होता है, वो भी पहली चीज सेम आ गई। अब उसके बाद पार्शियल ऑफ पार्शियल U1, मतलब जो डाइवर्जेंस जिस तरह आपने याद किया ना बेटा, उसी तरह से आपने जो है वो लप्लासियन को भी थोड़ा सा देखना है। डाइवर्जेंस में पार्शियल ऑफ पार्शियल U1 से स्टार्ट किया था, तो बेटा लप्लासियन में भी आपने पार्शियल ऑफ पार्शियल U1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। इसी तरह पार्शियल ऑफ पार्शियल U2, इसी तरह पार्शियल ऑफ पार्शियल U2, इसी तरह पार्शियल ऑफ पार्शियल U3 और इसी तरह पार्शियल ऑफ पार्शियल U3 आएगा। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे सिर्फ ये चीज सेम और ये सेम, बाकी डिफरेंट आए थे। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, U1 अगर आया है तो यहाँ पे H1 फ्रैक्शन में आएगा, और साथ जो है वो इसी के साथ वाला हमारे पास जो यहाँ पे सारा था वो सारे का सारा यहाँ पे पेस्ट होगा, लेकिन साई साथ यहाँ पेस्ट होगा, मतलब पार्शियल साई और पार्शियल U1। लेकिन जो ये चीज़ है H2 और H3, ये बेटा एज इट इज़ ऊपर आएगी। इसी तरह से इधर है कि ये चीज़ U2 वाली वो इधर आ जाएगी, और लेकिन जिस तरह हमारे पास ये चीज़ लिखी थी सारी की सारी वही सारी यहाँ पेस्ट होगी, सिर्फ साई यहाँ पे आएगा, लेकिन ये चीज़ सारी ऊपर वाली सेम आएगी। इसी तरह से नेक्स्ट होगा, ठीक है। ये उम्मीद है कि आपको ये भी चीज़ें समझ आ गई होंगी। इसी तरह बट बेटा अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के लिए हम लिखेंगे डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, लप्लासियन का फॉर्मूला याद कैसे रखेंगे। तो उसके लिए बेटा U1 इज इक्वल टू एक्स, U2 इज इक्वल टू वाई, U3 इज इक्वल टू जेड, E1 इज इक्वल टू आई, E2 इज इक्वल टू जे, E3 इज इक्वल टू के, H1 इज इक्वल टू 1, H2 1, H3 1, A इज इक्वल टू A1 I प्लस A2 J प्लस A3 K, ये अपने ज़हन में रखना है।
अब बच्चों इसका ये ग्रेडियंट का जो फार्मूला होगा, अब आपको हर फार्मूला नहीं याद रख सकते, आप सिंपली जनरल पहले फार्मूला लिखोगे जो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है। ये मैंने जनरल फार्मूले में वैल्यूज पेस्ट की हैं, मतलब यहाँ पे था 1/h1 पार्शल साई और पार्शल u1 था, साथ यहाँ पे e1 था। तो अब हमने क्या किया, मतलब ऐसे था ये पार्शल साई ओवर पार्शल 1/h1 पार्शल साई ओवर पार्शल u1 e1 प्लस 1/h2, ठीक है, 1/h2 पार्शल साई ओवर पार्शल u2 e2 प्लस 1/h3 पार्शल साई ओवर पार्शल u3 e3। तो बच्चों हमने क्या किया, हमने इस जनरल फार्मूला को याद रखा था और इन चीज़ों को याद रखना है और इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास ये ऑब्टेन्ड रिजल्ट मिल जाएगा ग्रेडियंट का फार्मूला। ओके, नेक्स्ट है बच्चों डाइवर्जेंस के लिए भी बेटा सिमिलरली ऐसे ही है, आपने याद जो है वो फार्मूला जो रखना है वो जनरल याद रखना है, जो आपको मैंने अभी प्रीवियस बता दिया है, तो उससे आपको वैल्यूज पुट करने के बाद ये फार्मूला ऑब्टेन हो जाएगा। इसी तरह से ये कर्ल के लिए मिल जाएगा और इसी तरह से, अच्छा कर्ल के लिए बेटा जब ये मिलेगा आपको तो इसको ओपन करना भी आपको आना चाहिए। देखो यहाँ पे जैसे हम ओपन करते हैं ये ऐसे आई साइड पे आ जाएगा, पार्शल a3 ओवर पार्शल y माइनस पार्शल a2 ओवर पार्शल z। अब यहाँ फॉर्मूले में बेसिकली यहाँ पे माइनस आता होता है, लेकिन हमने प्लस लिखा है, इस वजह से हमने इसको साथ ही चेंजिंग कर दी है, j साइड पे आ गया। तो बेटा मैंने ये देखें, अब पार्शल a3 और पार्शल x यहाँ पे आना था, तो वो मैंने इधर लिख, ये वाली चीज़ आनी इधर थी तो मैंने वो इधर लिख दी, और इस वाली को मैंने, इस वाली जो ये चीज़ इधर आनी थी वो इधर लिख दी, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये चीज़ ऑब्टेन हो जाएगी। इसी तरह से k को हमने निकाला होगा, ठीक है। अब लप्लासियन के लिए बेटा फार्मूला हमारे पास होगा नेबुलस के साई, ये भी वो बेसिक फार्मूला आप याद रखोगे, जो बेसिक फार्मूला आपके पास था क्या, 1/h1 h2 h3 इज इक्वल टू इज इक्वल टू नहीं आना, ये पे मल्टीप्लाई है, ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल टू आना है, ठीक है, जिसे लिखेंगे नेबुलस के साई ऐसे, ठीक है। तो आएगा पार्शल ऑफ पार्शल u1 h1, यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे h1 नीचे ऐसे ही आएगा, इसके अलावा डिफरेंट आएगा h2 और h3, और यहाँ पे ये चीज़ पेस्ट हो जाएगी एज इट इज पार्शल साई और पार्शल u1 आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगी चीज़, प्लस पार्शल ऑफ पार्शल u2। सिमिलरली बच्चों हमारे पास आएगा यहाँ पे, सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास होगा 2 आया है यहाँ पे, तो h2 यहाँ पे ऐसे ही आएगा, h1 और h3 होगा यहाँ पे, और पार्शल साई ओवर पार्शल हमारे पास ये 2 है तो यहाँ पे 2 बनेगा, तो ये चीज़ हमारे पास बेटा पेस्ट होगी। और सिमिलरली बेटा लास्ट वाला हमारे पास होगा पार्शल ऑफ पार्शल u3, वो आएगा u3 है तो यहाँ पे h3 आएगा, और यहाँ पे h1 और h2 होगा, पार्शल साई ओवर पार्शल यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 3 है तो u3 बनेगा। तो अब इस फॉर्मूले के अंदर जो मैंने वैल्यूज शुरू में बताई थी आपको, ये वाली रेक्टेंगुलर के लिए ये वाली वैल्यूज, ठीक है, इनको हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड रिजल्ट हमें ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए ये भी बहुत आसान है, सिंपली आपको ये पता होना चाहिए r थीटा z, यहाँ पे 1 r और 1 है, और ये पता है आपको ऑलरेडी, और ये भी आपको पता है। तो ग्रेडियंट का जो जनरल फार्मूला आपको बताया था उसमें वैल्यूज पुट करोगे तो बस ये रिजल्ट ऑब्टेन हो जाएगा, डाइवर्जेंस के जो जनरल फार्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो ये ऑब्टेन हो जाएगा आपको। और उसके बाद बच्चों जो कर्ल के लिए जो फार्मूला था आपके पास जनरल, उसके अंदर वैल्यूज पुट करोगे तो ये ऑब्टेन होगा, और उसको जब ओपन करोगे नेक्स्ट के लिए तो ये ऑब्टेन हो जाएगा, और लप्लासियन के लिए जब बात करोगे तो आपके पास ये बच्चों ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, ये आपने इसी तरीके से इसी टर्म पे आपने याद करना है, जनरल याद कर लेना, बाकी में वैल्यूज पुट करते जाओगे तो ईजिली आप इसको ऑब्टेन कर सकते हो फॉर्मूले को पेपर में। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी ऐसे ही है, r थीटा फाई, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए 1 r और साइन थीटा, ठीक है। तो उसमें हमारे पास बच्चों क्या होगा, जो ग्रेडियंट के लिए है वो आप जनरल फार्मूला याद रखोगे, उसमें वैल्यूज पुट करोगे तो ये चीज़ ऑब्टेन हो जाएगी। डाइवर्जेंस के लिए भी ऐसे ये ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से बच्चों हमारे पास जो है वो स्फेरिकल के लिए जब कर्ल की बात करेंगे तो वो ये चीज़ ऑब्टेन हो जाएगी, और अब उसको अगर ओपन करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ मिल जाएगी। और उसके बाद लप्लासियन की अगर बेटा मैं बात करता हूँ तो वो इस तरह मुझे ये चीज़ मिल जाएगी। उम्मीद है कि आपको बच्चों ये छोटी छोटी चीज़ें समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट है बच्चों जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और हैं जो इस चैप्टर के, वो सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स मैंने साथ कंपैरिजन करके लिख दिए। बेटा जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने पढ़ी थी सिलेंड्रिकल के अंदर वो थी x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा और z इज इक्वल टू z। और हमने पढ़ा था बेटा r यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई तक होगी, लेकिन 360 तक होगी, 0 और 2 पाई इंक्लूड हो सकते हैं, और z की वैल्यू जो होगी वो -∞ टू +∞ होगी।
और हमने ये भी पढ़ा था कि स्मॉल आर इसमें जो होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट होगा, थीटा जो होगा tan इनवर्स वाई ओवर एक्स होगा, जेड इज इक्वल टू जेड होगा। अगर इसको मैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में बेटा बात करता हूं तो बेटा सिम बहुत आसान है। यहां पे बेटा इसको याद रखने के लिए कि हमारे पास कॉस थीटा था और साइन थीटा है, ठीक है। स्फेरिकल में बेटा आपने वही चीज याद रखनी है, लेकिन इसमें फाई ऐड कर लेना है, कॉस फाई और साइन फाई, ठीक है। और ये आर भी हमारे पास एज इट इज है, मीन आप कह सकते हो आर कॉस फाई और आर साइन फाई। यहां पे था आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज आई है बच्चों, वो ये है कि आपने इधर भी साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया हुआ, इधर भी साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो आपको इजिली बात याद हो जाएगी, क्योंकि ये आप तो आपको आसानी से याद है ना कि आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। तो इधर भी आपको याद होना चाहिए कि आर कॉस फाई और आर साइन फाई होगा, लेकिन ये दोनों में आएगा। और लास्ट वाले पे बेटा इसमें जेड इज इक्वल टू जेड था और इसमें जेड इज इक्वल टू शुरू वाला ही होगा आर कॉस थीटा, ठीक है। अब इसके लिए अपने ध्यान में रखना है कि आर की वैल्यू बेटा हमारे पास ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे जो है वो 0 से लेके 180 तक है, पाई तक है। 0 और पाई इंक्लूड हो सकते हैं, और 0 से लेके 360 तक बेटा हमारे पास फाई की वैल्यू है, और इसमें जो है वो 2 पाई जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। और आर बेटा हमारे पास यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर स्क्वायर रूट, थीटा वैल्यू होगा बेटा tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर जेड, फाई होगा tan इनवर्स वाई ओवर एक्स होगा। इसी तरह से बच्चों लास्ट में हमारे पास सिलेंड्रिकल के लिए हमारे पास ये जो फॉर्मूला बच्चों में अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। अब बेटा हमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी हुई है, आपको पता है। अब ई आर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों आपने पढ़ी हुई थी कि हमारे पास x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। अब ये वैसे याद रखनी है कि आपने r को स्किप कर देना है, पहले कॉस थीटा वाला आएगा, फिर आगे यहाँ पे साइन थीटा वाला आएगा, ई आर की वैल्यू। इसी तरह से जब ई थीटा की बात करेंगे बच्चों तो हमारे पास ये चीज उलट हो जाएगी, मतलब जगह तब्दील करेंगे, साइन थीटा शुरू में आ जाएगा और ये कॉस थीटा इधर आ जाएगा। आई जे वेव अपनी तरतीब वाइज आएंगे, लेकिन जब इसको चेंज करेंगे इधर उधर तो बेटा याद रखिएगा माइनस यहाँ पे आ जाएगा और साथ के आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरह से बच्चों जब हम इसके उलट बात करते हैं, आई जे के की वैल्यू बताते हैं, तो बच्चों हमने जो आई की वैल्यू याद रखनी है ना, वो हमने स्टार्ट करनी है दूसरे एलिमेंट से, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये कॉस थीटा वाली शुरू में आ जाएगी और जो माइनस साइन थीटा ये एंड पे आ जाएगा, मतलब ये इंटरचेंज करना है आपने, ये पहले वाले की वैल्यू है, ठीक है। और ई आर ई थीटा और ई जेड आपको पता है ऑलरेडी आते हैं, लेकिन पहले ई आर होगा फिर ई थीटा होता है, आपको पता है। इसी तरह से बच्चों जिस तरह मैंने दूसरे से पहला बनाया, इसी तरह से पहले से दूसरा बनाऊंगा, ठीक है। वो भी ऐसे ही है कि साइन थीटा ये चेंज होगा, इधर जाएगा, ठीक है, मतलब साइन थीटा, और ये कॉस थीटा इधर चला जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा ई आर और ई थीटा बन जाएगा, और लास्ट वाला सेम होगा ई जेड, जैसे ई जेड इज इक्वल टू के था। अब बेटा इसमें पोजीशन वेक्टर की जब बात करते हैं तो बेटा याद रखिएगा आर ई आर प्लस जेड ई जेड होता है पोजीशन वेक्टर, और इसमें ए आर क्या होगा, ए थीटा और ए जेड क्या होगा बेटा, जिस तरह हमने निकाला था ना ए आर, यहाँ पे ई आर, ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे ए आर निकालेंगे। उसमें जब आई लिखा हुआ है और जे लिखा हुआ है, आई चेंज हो जाएगा A1 में और जे चेंज हो जाएगा A2 में, बाकी सारा सेम आ जाएगा। यहाँ पे भी देखो मैंने लिखा जो हुआ है, ठीक है, ये वाली चीज कि A1 cos थीटा A2 sin थीटा माइनस A1 sin थीटा A प्लस A2 cos थीटा, और बाकी ये K चेंज हो जाएगा A3 में। मतलब आप कह सकते हो कि आपने I को चेंज करना है A1 के साथ, J को चेंज करना है आपने A2 के साथ, और K को चेंज करना है बेटा आपने A3 के साथ, और जो आपके पास है ER उसको बेटा आपने चेंज करना है AR के साथ, E थीटा को चेंज करना है आपने A थीटा के साथ, और EZ को चेंज करना है आपने A Z के साथ, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज बन जाएगी, क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से बच्चों जो दूसरे वाला हमने आई जे के वाला तैयार किया था वो भी ऐसे ही है कि उसमें भी यही करेंगे, आई जे के को हमने कन्वर्ट करना है A2 A1 A2 A3 में, वही चीजें A1 A2 A3। अब यहाँ पे ER था उसको AR में, और E थीटा को याद रखेंगे। मतलब जिनको ये दोनों याद हो जाएंगे वो ट्रांसफॉर्मेशन इजीली ये भी याद कर सकते हैं एज इट इज है। सिर्फ ये नोटेशन याद रखनी है, I को A1 में, J को A2 में, और K को A3 में, ER को AR में, E थीटा को A थीटा में, और EZ को AZ में कन्वर्ट करना है। अब स्फेरिकल में देखते हैं बच्चों, वो भी बहुत आसान है। स्फेरिकल में बच्चों आपने नोटेशन जो याद की हुई हैं वो आपने याद की है, x इज इक्वल टू आर हमने पढ़ा हुआ है, यहाँ पे cos थीटा पढ़ा था तो यहाँ पे आएगा cos फाई, ठीक है। इसमें पढ़ा था y इज इक्वल टू आर साइन थीटा पढ़ा था, इधर आएगा साइन फाई, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड को होगा साइन थीटा से इधर भी मल्टीप्लाई, साइन थीटा से इधर भी मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इनके साथ हमने इधर पेस्ट करना है। अब पहला हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे आर को काट देंगे हम, यहाँ से सिंपली आ जाएगा साइन थीटा कोस फाई, साइन थीटा कोस फाई। इसी तरह से आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा साइन फाई। यहाँ पे आप देखो सिर्फ एक चेंजिंग होनी है, देखो यहाँ पे साइन थीटा यहाँ पे था कोस फाई और साइन थीटा साइन फाई, तो वैसे ही है साइन थीटा कोस फाई साइन थीटा साइन फाई,
ठीक है, और लास्ट पे बेटा हमारे पास जो cos थीटा ऐड हो जाएगा। ठीक है जी बच्चों, इसी तरह से हमारे पास जब नीचे वाले को लिखेंगे हम, उसके लिए याद रख, मतलब इसको पेस्ट करना है इसके जरिए। ठीक है, तो अब जब ई थीटा क्रिएट करना है तो उसके लिए बेटा हमने ई थीटा में क्या करना है, हमने ये लिखना है बच्चों, ये जो cos थीटा था, मतलब जो हमने जो ये फर्स्ट क्रिएट किया हुआ था उसी के अकॉर्डिंग हमने करना है, मतलब इसको चेंज करना है। मतलब ये जो चीज़ थी हमारे पास, जो देखें बेटा, सिंपली ये साइन थीटा की जगह पे हमने cos थीटा लिखना है, बाकी सारा सेम। यहाँ पे जो था लिखा हुआ साइन थीटा तो उसकी जगह पे cos थीटा। मीन ये जो दूसरा फार्मूला है ER से E थीटा क्रिएट करना है, उसमें आपने सिर्फ एक चेंजिंग करनी है, साइन थीटा को cos थीटा में चेंज करना है, साइन थीटा को cos थीटा में चेंज करना है। लेकिन जो cos थीटा होगा उसको आपने माइनस साइन थीटा में चेंज करना है। ठीक है, और लास्ट वाला ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, वो माइनस साइन थीटा और प्लस cos फाई, मतलब ये थीटा नहीं लिखना बल्कि फाई में लिखना है बच्चों आपने। तो इसी तरह से बच्चों हमारे पास ये साइन थीटा, मतलब ये चीज़ माइनस थीटा में थी, ये भी थीटा में थी, तो इसमें फाई भी आ जाएगी, माइनस साइन फाई और cos फाई, इस तरह याद रखना है। अब जब आई जे के में लिखना है तो उसमें बेटा थोड़ी सी चेंजिंग करनी, जिससे हमने उधर की थी, उधर हमने ट्रांसफर किए थी चीज़ें। यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे, आई के लिए पहला ही रखेंगे। यहाँ पे था ना दूसरे थीटा वाले के लिए आपने दूसरे वाले से आपने पहला क्रिएट किया था और पहले वाले से दूसरा क्रिएट किया था। यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे हम पहले वाले से पहला ही क्रिएट करेंगे। मतलब जैसे देखें मैंने चेंज की हुई है कि सारा कुछ सेम है, सिर्फ cos फाई की जगह पे हमने चेंज करना है। यहाँ पे ये cos फाई की जगह बेटा देखें गौर से जरा, ये जब आई बनाना है आपने, cos फाई जो है वो ऑलरेडी आएगा ऐसे ही। इसी तरह यहाँ पे होगा, बात करेंगे तो हम यहाँ पे साइन, सॉरी मैंने उलट बता दिया, जिस तरह हमने इधर किया था वही चीज इधर चेंज करेंगे। मतलब कि दूसरे से हमने पहला बनाया और पहले से हमने दूसरा बनाया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे करेंगे, दूसरे से हम पहला बनाएंगे। देखो यहाँ पे cos थीटा से आपने साइन थीटा क्रिएट करना है, और यहाँ पे बेटा हमारे पास जो है, यहाँ पे cos थीटा एज इट इज, और यहाँ पे साइन फाई से आप जो है वो cos फाई क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसी तरह बाकी जो है वो सारा सेम आ जाएगा एज इट इज। ठीक है, मतलब सिंपली जो चेंज होगी वो cos थीटा और यहाँ पे साइन फाई, cos थीटा से साइन थीटा और साइन फाई से cos फाई चेंज करेंगे। और इसी तरह जब पहले में बात करेंगे, पहले से आपने दूसरे में चेंज करनी है, उसमें cos फाई की जगह पे साइन फाई, यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे cos थीटा आएगा। मतलब कहने का, दूसरे में cos थीटा और साइन फाई चेंज किया, और पहले में पहले फाई और फिर थीटा चेंज किया, और लास्ट पे हमने क्या लिखना है, ये वैसे लिख देनी चीज़, पहले ये चीज़ आएगी cos, ठीक है, फिर इसमें बाद ये ऊपर से जाएगा माइनस साइन। लेकिन अब वहाँ पे भी जैसे हमने थीटा थीटा से फाई बनाया था, यहाँ पे भी थीटा थीटा से फाई बनाएंगे। तो इसी तरह बेटा हमारे पास ये आपने ज़हन में रखनी है। अब हमारे पास पोजीशन वेक्टर जो है वो पहले वाला जो पोजीशन वेक्टर जो था ना, इसमें जो क्रिएट किया था हमने सिलेंड्रिकल में RER, वही हमारे पास स्फेरिकल में होगा RER, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा होता है ZEZ। ठीक है, ये कोई याद ना चाहिए। जिस तरह बेटा मैंने आपको ऊपर वाले बताए वैसे ही आपने AR A थीटा A फाई क्रिएट करना है। मतलब जिस तरह आपको पहले बताया था कि I कन्वर्ट करना है आपने A1 में, J कन्वर्ट करना है आपने A2 में, और आपने K कन्वर्ट करना है आपने बच्चों A3 में। इसी तरह से ER को कन्वर्ट करना है आपने ER को कन्वर्ट करना है आपने AR में, E थीटा को कन्वर्ट करना है बच्चों आपने A थीटा में, और EZ को कन्वर्ट करना है आपने A फाई में। ठीक है, तो ये आपके पास चीज़ें क्रिएट हो जाएंगी। पहले वाले टेबल से, पहले वाले से आपके पास ये वाला क्रिएट हो जाएगा, और दूसरे वाले से बेटा आपके पास इजीली ये वाला क्रिएट हो जाएगा। बेटा ये जितने भी मैंने चीज़ें बताई हैं आपको ये रूल्स नहीं है याद, ये सिंपली आपको याद रखने के लिए चीज़ों को बताया है। उम्मीद है कि आपको बेटा सारा कुछ समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन राइट इन कमेंट बॉक्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।